ईरान ने सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी है और साथ ही कतर के एक बड़े गैस फैसिलिटी को भी निशाना बनाया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव चरम पर पहुंच गया है। ये हमला उस समय हुआ है जब रियाद में कई मुस्लिम और अरब देशों के सीनियर नेता बैठक कर रहे थे, जिससे इस घटना की गंभीरता और ज़्यादा बढ़ गई है। बताया ही जा रहा है कि यह हमला इसराइल द्वारा ईरान के साउथ पार्ट्स गैस फील्ड पर किए गए हैं। हमले के जवाब में किया गया है, जो दुनिया का सबसे बड़ा गैस फील्ड है और जिसे ईरान कतर के साथ साझा करता है। इसराइल के इस हमले के बाद पहले खाड़ी देशों ने इसकी निंदा की, लेकिन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उनके शहरों और ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया, तो अब सऊदी अरब, कतर और यूएई का रुख काफ़ी सख्त हो गया है। कतर ने तो ईरान के दूतावास के कई अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है, यानी उन्हें देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया है। वहीं ईरान ने खुली चेतावनी दे दी है कि वह सऊदी के रिफाइनरी और यूएई कतर के बड़े गैस और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स को भी निशाना बनाएगा। कतर के रास लाफान जैसे दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी हब पर हमले से भारी नुकसान की खबर भी सामने आई है, जिससे ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इस बीच सबसे बड़ा गेम चेंजर यह है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर कंट्रोल मजबूत कर लिया है, जो दुनिया के तेल सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है, और अब इसका असर सीधे तेल की कीमतों पर दिखने लगा है। ब्रेड क्रूड की कीमत $110 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है, जबकि ओमान से मिलने वाला तेल $150 प्रति बैरल तक बिक रहा है। यानी आने वाले दिनों में दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतें और महंगी हो सकती हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब यह सिर्फ सैन्य युद्ध नहीं, बल्कि एनर्जी वॉर बन चुका है, और अगर ये टकराव और ज़्यादा बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की इकोनॉमिक पर लंबे समय तक पड़ सकता है। और यही वजह है कि अब पूरी दुनिया की नज़रें इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जंग किसी भी समय एक बड़े क्षेत्रीय या वैश्विक संकट में बदल सकती है। इसराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के खुफिया मंत्री इस्माइल खातिब को मार गिराया है, और इसके साथ ही इसराइल ने साफ चेतावनी दे दी है कि अब हमले और तेज हो जाएंगे। इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काइट्स ने एक हाई लेवल मीटिंग के दौरान कहा कि आने वाले समय में हर मोर्चे पर बड़े सरप्राइज देखने को मिलेंगे और ईरान के खिलाफ जंग अब और ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मिलकर उन्होंने इजरायली सेना को यह खुली छूट दे दी है कि किसी भी बड़े ईरानी अधिकारी को बिना किसी अतिरिक्त मंजूरी के निशाना बनाया जा सकता है। यानी अब टारगेट किलिंग की रणनीति पूरी तरीके से खुलकर अब सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि इस्माइल खातिब उन कई बड़े ईरानी नेताओं में शामिल थे जिन्हें पिछले कुछ दिनों में निशाना बनाया गया है। इससे पहले ईरान के प्रभावशाली नेता अली लारजानी और बसीज फोर्स के कमांडर गुलाम रेजा सुलेमानी भी मारे जा चुके हैं, और इससे पहले 28 फरवरी को हुए बड़े हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी की मौत की खबर सामने आई थी, जिसके बाद ईरान की सत्ता और सुरक्षा ढांचा लगातार कमजोर होता दिखाई दे रहा है। वहीं अमेरिका भी इस पूरे ऑपरेशन में एक्टिव नजर आ रहा है, और उसने ईरान के कई बड़े अधिकारियों पर $10 मिलियन तक का इनाम घोषित कर दिया है, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि ये सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि पूरी तरह से लीडरशिप टारगेटिंग ऑपरेशन बन चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ईरान इस लगातार हो रहे नुकसान का बड़ा जवाब देगा, क्योंकि अगर जवाब आता है तो ये टकराव और भी ज़्यादा खतरनाक लेवल पर पहुंच सकता है और पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। यूएई ने साफ अल्फाजों में बोल दिया है कि ईरान के साउथ पार्क गैस फील्ड से जुड़े ऊर्जा ठिकानों पर हमला करना एक खतरनाक एस्केलेशन है और पूरी दुनिया की ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यह गैस फील्ड कतर के नॉर्थ फील्ड से जुड़ा हुआ है, और इस पर हमला सिर्फ एक देश का मामला नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की गैस सप्लाई पर इसका असर हो सकता है। उन्होंने चेतावनी दे दी है कि अगर इस तरह के हमले ऐसे ही जारी रहे तो इसके गंभीर इकोनॉमिकली और पर्यावरणीय परिणाम भी हो सकते हैं, और आम नागरिकों, समुद्री सुरक्षा और बड़े इंडस्ट्रियल ढांचे को भी खतरा इससे हो सकता है। यूएई ने सभी पक्षों से अपील की है कि किसी भी हाल में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना ना बनाया जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन किया जाए। इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका,
और इसराइल के हमले में ईरान के असालुयह इलाके में साउथ पार्ट्स गैस फील्ड के स्टोरेज टैंक को निशाना बनाया गया, जिससे दो बड़े रिफाइनरी बंद हो गए हैं जिनकी कुल क्षमता करीब 100 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन बताई जा रही है। वही 28 फरवरी से जारी अमेरिका इजराइल के हमलों में अब तक करीब 1300 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, जिसमें ईरान के शीर्ष नेता भी शामिल बताए जा रहे हैं। जवाब में ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले कर रहा है, जो इजराइल के साथ साथ जॉर्डन, इराक और खाड़ी देशों तक फैल चुके हैं, जिससे न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान हो रहा है बल्कि ग्लोबल मार्केट और एविएशन सेक्टर पर भी बुरी तरीके इससे प्रभावित हो रहे हैं। अब सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ये एनर्जी वॉर और बढ़ता है तो पूरी दुनिया में गैस और तेल की भारी कमी और कीमतों में तेज उछाल देखने को मिल सकता है। और यही वजह है कि अब यह संघर्ष सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि ग्लोबल संकट का रूप लेता जा रहा है। इजराइल अब लेबनान में जमीन पर कब्जे की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर पर मौजूद गांवों की पहली लाइन पर कब्जा करना चाहता है ताकि हिजबुल्लाह की तरफ से होने वाले रॉकेट और एंटी टैंक हमलों को रोका जा सके। बताया यह जा रहा है कि इजराइल की सरकार सेना को ये निर्देश देने की योजना बना रही है कि लेबनान के जिस भी इलाके से हमला होगा वहां पर कब्जा कर लिया जाएगा और यह कब्जा अगले आदेश तक ऐसे ही रहेगा। इजरायली मीडिया के मुताबिक ये रणनीति सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है बल्कि एक तरह का दबाव बनाने के का एक तरीका है ताकि लेबनान सरकार पर हिजबुल्लाह को खत्म करने का दबाव बढ़ाया जा सके। वहीं दूसरी तरफ लेबनान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, जहां हाल के दिनों में इजराइल के एयर स्ट्राइक में करीब 968 लोगों की मौत हो चुकी है और 2400 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सब उस समय हो रहा है जब नवंबर 2024 से एक सीज़फायर लागू था, लेकिन अब ये लगभग पूरी तरीके से ख़त्म होता नजर आ रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका इजराइल के बड़े सैन्य अभियान से भी जोड़ा जा रहा है, जिसमें अब तक करीब 1300 लोगों की मौत हो चुकी है और इसके जवाब में ईरान भी इजराइल समेत कई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है। ऐसे में अब ये साफ होता जा रहा है कि ये संघर्ष सिर्फ सीमित युद्ध नहीं बल्कि एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की दिशा में बढ़ रहा है, जिसमें लेबनान भी पूरी तरीके से शामिल होता दिख रहा है और आने वाले दिनों में हालात और ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने साफ कर दिया है कि अभी किसी भी तरह का युद्ध विराम या शांति समझौता नहीं होगा। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मध्यस्थ देशों के जरिए आए सभी डी एस्केलेशन प्रस्ताव ठुकरा दिए हैं और कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल को घुटनों पर नहीं लाया जाएगा तब तक शांति की बात ही नहीं हो सकती। बताया जा रहा है कि सुप्रीम लीडर बनने के बाद अपनी पहली विदेश नीति बैठक में उन्होंने बेहद सख्त और बदले की नीति अपनाई है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह बैठक में खुद मौजूद थे या रिमोट तरीके से जुड़े थे। वहीं उनकी हालात को लेकर भी अलग अलग दावे सामने आ रहे हैं। कुछ ईरानी अधिकारियों का कहना है कि हमलों में उन्हें हल्की चोट आई है, जबकि अमेरिकी सूत्र गंभीर चोट की बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई नई तस्वीर सामने नहीं आई है। इस बीच ये भी साफ हो गया है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है और उसे बंद रखने की जो उसकी रणनीति है वो उसको ऐसे ही जारी रखेगा, जिससे दुनिया के तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ रहा है। इस युद्ध को अब 3 हफ्ते हो चुके हैं और अब तक करीब 2000 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अमेरिका के सहयोगी देश भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ खुलकर नजर आ रहे हैं और हॉर्मुज को खोलने में मदद करने से बिल्कुल पीछे हट चुके हैं, जिससे तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं दिन ब दिन और महंगाई का खतरा भी अब पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। कुल मिलाकर अब यह साफ है कि दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं है और आने वाले दिनों में यह संघर्ष और बड़ा और खतरनाक रूप ले सकता है, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमिकली और सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बन रहा है। मिडिल ईस्ट की जंग अब यूरोप और अमेरिका के बीच भी तनाव पैदा करती नजर आ रही है, जहां यूरोपियन यूनियन ने साफ तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान से अपील की है कि दोनों पक्ष टकराव कम करें ताकि सभी अपनी इज्जत बचा सकें और हालात और ख़राब न हो। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि फ्रांस
स्ट्रेट ऑफ हार्मोन्स में जहाज़ों की सुरक्षा के लिए कोई नौसेना नहीं भेजेगा, क्योंकि फ्रांस इस युद्ध का हिस्सा नहीं है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक बमबारी जारी रहेगी तब तक फ्रांस किसी सैन्य ऑपरेशन में शामिल नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हालात शांत होते हैं तो भविष्य में अन्य देशों के साथ मिलकर एस्कॉर्ट मिशन पर विचार किया जा सकता है। और गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से दुनिया के लगभग 20% तेल और एलपीजी की सप्लाई गुजरती है, और अभी ये रास्ता लगभग बंद हो चुका है क्योंकि ईरान ने इसे अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में कंट्रोल कर लिया है। ऐसे में ट्रंप ने अपने सहयोगी देशों से इस जल मार्ग को खोलने के लिए मदद मांगी थी, लेकिन फ्रांस समेत कई नाटो देशों ने इससे दूरी बना ली है, जिस पर ट्रंप भड़क गए हैं और उन्होंने नाटो को वन वे स्ट्रीट बताते हुए कहा है कि अब उन्हें नाटो देशों की मदद की जरूरत नहीं है। और उन्होंने मैक्रो पर भी तंज कसते हुए कहा है कि वे जल्द ही पद छोड़ने वाले हैं। इस पूरे घटनाक्रम से साफ संकेत मिल रहे हैं कि युद्ध अब सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पश्चिमी देशों के बीच भी मतभेद अब बढ़ने लगे हैं। और अगर यही स्थिति ऐसे ही जारी रही तो इसका असर वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों पर गहराई से पड़ सकता है।